हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 6 है जो कि टिश्यूज़, ठीक है। ये चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और हमने कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि टिश्यूज़ क्या है, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। हमने प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ देखे थे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखा था और फिर उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिटेल में थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, एक छोटा सा फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं विदिन 2 to 4 मिनट्स। उसके बाद अपनी आज का लेक्चर आगे की का ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या चीज़ देखी लास्ट चैप्टर में? हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो टिश्यूज़ क्या है बेसिकली, हमने क्या चीज़ पढ़ी थी सेल्स में कि सेल जो है वो डिफरेंट तरीके के भी होते हैं या एक ही तरीके का भी होता है, जैसे सिंगल सेल है या मल्टी सेल्युलर। तो उनके क्या होता है, अपने कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। तो जब कुछ सेल्स के जो फंक्शंस है जो उनको परफॉर्म करने हैं, जिनके सिमिलर होते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, एक ग्रुप बना लेते हैं। मतलब कि जो एक ही तरीके के हैं, एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करना है जिनको, उनका एक ग्रुप बना दिया या फिर क्लस्टर फॉर्म कर दिया।
तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को या फिर क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बात की थी कि अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है जिसको हम टिश्यू कह रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि उनका एक ही काम है, सिमिलर वर्क है, जो उनको काम करना है उसी पे फोकस करना है उनको मिलके, तो वो उस फंक्शन को, अपने उस टारगेट को एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, ब्लड फ्लोइंग मसल्स, ये क्या है, ये सारे के सारे टिश्यूज हैं। उसके बाद हमने बात की थी प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज की, कि क्या प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज सेम है, मतलब कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है और उनके फंक्शंस कैसे हैं, अलग हैं या सिमिलर हैं। तो हमने क्या बात की थी कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज का स्ट्रक्चर भी अलग होता है और उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, हमें वो बिल्कुल अलग देखने को मिलते हैं। कैसे कि जो प्लांट हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, रिजिड, एक ही प्लेस पे वो रहते हैं। ठीक है, और मतलब वो क्या है कि एक ही पॉइंट पे, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक पूरा का पूरा प्लांट है, दिखता तो हमें बेशक यह है कि प्लांट बड़ा हो रहा है, ये पौधा बड़ा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा का पूरा बड़ा नहीं होता यूनिफॉर्म मैनर में। वो कुछ पर्टिकुलर जगह से ही, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से ही ग्रो करता है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज कौन से होते हैं, एनिमल के जो हैं टिश्यूज वो क्या होते हैं, वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे जो सरफेस है, जो बॉडी है, हर जगह से ही ग्रो करता है। और जो एनिमल है वो क्या होता है, मूव करता रहता है, क्योंकि उसको अपने खाने की, पानी की, रहने की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो मूव करता रहता है। तो अब क्या है, एक स्टेबल है, मतलब एक फिक्स्ड है एक जगह पे, और एक मूव करता जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो टिश्यूज हैं वो क्या होंगे, अलग होंगे। कि एनिमल के टिश्यूज लिविंग होते हैं और प्लांट के टिश्यूज क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग तरीके का होगा, राइट। तो जो प्लांट सेल्स हैं, सॉरी प्लांट टिश्यूज में क्या होता है कि एक ही जगह पे या एक ही पॉइंट से वो ग्रो करते हैं, वो हर जगह से यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं करते। तो वो क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने डिटेल में देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहाँ पे वो डिवाइड होता है और वो ग्रो करता है। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में हमने किस में डिवाइड किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, फिर एनिमल टिश्यूज होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली बढ़ते जाते हैं, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने एनिमल और प्लांट टिश्यूज में देखे थे। उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज की फिर हमने डिटेल में बात करनी शुरू की थी, जिसमें हमने सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था कि वही वो डिवाइड होता जाता है, ग्रो करता है। तो जब वो डिवाइड होता है तो नया सेल उसी के तरीके से होता है, बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो ऑल टुगेदर वो क्या है, उसके जो फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो एक नया टिश्यू बन जाता है। अब वो नया टिश्यू बन गया तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो क्या होगा, वो डिवाइडिंग टिश्यू ही होगा, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस डिवाइडिंग जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इससे अलग हो जाती है। तो जब इससे कैरेक्टरिस्टिक अलग हो गई, इसका मतलब ये तो डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग टिश्यू जो कि डिवाइड होता है, ग्रो होता है। अब इससे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड ना होने का क्या मतलब है कि अब वो क्या बन जाएगा, एक परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो क्या चीज़ है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही आगे जब वो ग्रो करता है, उसके सेल्स जब ग्रो करते हैं तो वो एक टाइम पे ग्रो होके टिश्यूज फॉर्म करते हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की थी, मतलब जो सिंपल होता है। उसमें मैंने क्या कहा था, आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ कुछ टिश्यूज के बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि पहला क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस उसमें देखने को मिलता है उसके सेल्स के बीच में, राइट। और इसका काम क्या होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू का, फूड को स्टोर करने का। उसके बाद होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कुछ टिश्यूज में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने, क्लोरेन्काइमा। उसके बाद है एक एरेन्काइमा। एरेन्काइमा कौन सा होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर पैरेन्काइमा में क्या होती है, लार्ज एयर कैविटीज होती है, जिसकी वजह से उसको क्या नाम दे देते हैं, एरेन्काइमा, राइट। उसके बाद होती है कॉलेनकाइमा। ठीक है, अब कॉलेनकाइमा और एक है स्क्लेरेनकाइमा, इनको हमने क्या कहा था, ये ऑपोजिट होती हैं। कॉलेनकाइमा जो है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कि कोई भी पार्ट जो है, जैसे टेंड्रिल्स हैं या स्टेम्स हैं, वो मुड़ तुड़ सकती है किसी भी फॉर्म में, वो टूटती नहीं है। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कौन सी होती है, हार्ड और स्टिफ होती है,
ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, प्लांट को, ठीक है। और कॉलेनकाइमा के जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस उसमें मतलब जो सेल्स के बीच में स्पेस कम होता है, और स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, चिपके हुए होते हैं वो सेल्स, उनमें स्पेस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी एपिडर्मिस की। एपिडर्मल सेल मतलब कि वो कौन सा है, जो कि एक आउटर मोस्ट लेयर है, प्लांट में एक आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है। वो क्या करती है कि जैसे अगर कोई ड्राई हैबिटेट में है तो उसमें वाटर लॉस से बचाती है उसको, ठीक है। किस तरीके से कि या तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो क्या हो जाती है, लेयर वैक्सी हो जाती है, या फिर वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है, ताकि वाटर लॉस को बचा सके, मतलब कि वो प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसी में हमें क्या देखने को मिलते हैं, पोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि स्टोमेटा होते हैं, और उनके अंदर किडनी के शेप में कुछ सेल्स होते हैं, 2 सेल्स, जिनको हम क्या कह देते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। वो गार्ड सेल्स किस में मदद करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं, राइट। और ये एपिडर्मल सेल्स हमें कुछ रूट्स में भी देखने को मिलते हैं, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सके वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। डेजर्ट में वैक्सी होता है क्योंकि वाटर लॉस को बचाना होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से एपिडर्मल सेल्स भी देखने को मिलते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। तो ये था हमारा पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक सिंपल परमानेंट टिश्यू तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हम चले आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये क्या होता है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर, सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हमने किसकी बात की थी, हमने उन टिश्यूज की बात की थी जो कि मतलब उन एक तरीके के, मतलब एक दूसरे के तरीके से ही दिखते हैं, उनका बस फंक्शन अलग होता है, लेकिन देखने में वो सेम ही लगते हैं, एक ही तरीके के दिखते हैं। उनको हमने क्या कहा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिनके अपीयरेंस सेम ही है, लेकिन उसके अलावा भी एक और टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, अगर हम थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए रखें, तो जो हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर कौन से थे, जिसमें कि एक ही तरीके का सेल होता है, एक ही सेल होता है, ठीक है। और मल्टी सेल्युलर कौन से होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सेल होते हैं, या फिर मल्टी सेल्युलर में भी हमने क्या पढ़ा था कि एक तो सिंगल सेल के होते हैं मल्टी सेल्युलर, और एक मल्टीपल सेल। सिंगल सेल वाले जो होते हैं उसमें सेल्स तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसमें बहुत सारे हमें टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग है, पेरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है, ठीक है, एरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यूज, तो अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं। लेकिन क्या था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो थे, या सिंगल सेल्ड जो था, उनमें क्या था, मतलब मल्टी सेल्युलर में अगर हम डिवाइड करें सिंगल सेल्ड, तो उसमें बहुत सारे ही हमें सेल देखने को मिल रहे थे, लेकिन वो सभी सेल्स जो हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, वो एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब एक ही तरीके के, एक ही टाइप के हमें वो सेल्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कैसा होता है कि टिश्यूज बेशक से अलग अलग हों, ठीक है, वो टिश्यूज अलग अलग हैं, लेकिन उनके मतलब कि फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है सेम ही टाइप के, ठीक है, सेम तरीके के, सेम टाइप के ही हैं, वो एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ही हमने जो दूसरा डिवीजन किया था, मल्टीपल सेल्स। मल्टीपल सेल्स कौन से थे, जिसमें कि अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी टाइप ही ऑल टुगेदर अलग होती है। तो सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें भी क्या है, इसमें भी हमें वेरियस टिश्यूज तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक टिश्यू अलग तरीके का होता है, उसका टाइप, उसकी स्ट्रक्चरिंग, हर हर चीज़ क्या होती है, अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं
उसमें क्या होता है कि एक सेल से ज़्यादा, मतलब कि एक ही तरीके के सेल्स नहीं है। जैसे कि क्या है, मान लो हम पेरेन्काइमा टिश्यू लेते हैं, तो पेरेन्काइमा टिश्यू में क्या है, टिश्यू क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब पेरेन्काइमा टिश्यू में हमें बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेंगे, होंगे बहुत सारे सेल्स। अब जो वो बहुत सारे सेल्स हैं वो एक ही तरीके के होंगे, सारे के सारे सेल्स बिल्कुल सेम तरीके के। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं उनमें अगर हम एक टिश्यू की बात करते हैं तो उस टिश्यू में भी काफ़ी सारे सेल्स होंगे, लेकिन वो जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे। लेकिन अलग अलग तरीके के होने के बावजूद भी वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप तो तभी बनाए ना, क्योंकि वो सेम फंक्शन परफॉर्म करे, तभी तो हम उसको टिश्यू कह रहे हैं। टिश्यू क्या है? एक सेल का ग्रुप जो कि इकट्ठे आए हैं क्योंकि उनमें कॉमनैलिटीज है, उनका जो फंक्शन है, जो उनको परफॉर्म करना है वो उनका सेम है, इसीलिए तो उनका ग्रुप बना है। तो वो फंक्शन तो सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो सेल जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल। अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं कि ये दोनों ही टिश्यूज को कॉन्स्टिट्यूट मतलब कंडक्ट करते हैं, और इनके अंदर हमें वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। वैस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है, मतलब कि प्लांट के जो टिश्यूज हैं उनमें अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, उनमें जो ये वैस्कुलर टिश्यू है ये एक अलग सा फीचर है, डिस्टिंक्टिव है, ये सभी में नहीं होता, ये कुछ स्पेसिफिक में ही होता है। तो ये एक ऐसा टिश्यू है वैस्कुलर टिश्यू जो किस में मदद करता है कि जो ये प्लांट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर पाए। ठीक है, जो स्थलीय वातावरण है वहां पे इनको प्रॉपर तरीके से सरवाइव करने में मदद करते हैं, कौन से, वेस्कुलर टिश्यूज। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्राइकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये जाइलम के अंदर जो हमें चीजें देखने को मिलती हैं ये वो हैं। ट्राइकेट्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। कि जो अगर हम इसमें से ट्राइकेट्स एंड वेसल्स की बात करें तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, थिक होती हैं। ठीक है, और अगर जब ये मैच्योरिटी पे आते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनके अंदर जो हमें सेल्स देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर मरे हुए होते हैं, मृत होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जैसे एक ट्यूब होती है ना, तो ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है इनका। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। अब क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ट्यूब की तरह है तो इसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि जो भी पानी है या मिनरल्स हैं ये वर्टिकल पोजीशन में वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं प्लांट्स को। द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड, ये हमने बात की थी कि जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा टिश्यू, पेरेन्काइमा क्या है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। ठीक, एंड जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, कि जो जाइलम फाइबर्स हैं, जो उसके फाइबर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, सपोर्ट करने के लिए होते हैं, कि उस प्लांट को या उस पार्ट को प्लांट के पार्ट को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये जाइलम के ही कुछ हमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं और उनके कुछ अलग अलग अपने फंक्शंस हैं। फिर आता है फ्लोएम। अब फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो फ्लोएम है वो खुद ही क्या है, जो फ्लोएम टिश्यू है एक, तो जो फ्लोएम टिश्यू है इसके अंदर हमें 5 तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं। पहला है सीव सेल्स, दूसरा सीव ट्यूब्स, थर्ड है कंपेनियन सेल्स, फोर्थ फ्लोएम फाइबर्स एंड फिफ्थ द फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सीव ट्यूब्स आर ट्यूब्यूलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। जो सीव ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब से ही पता चल रहा है, तो ये ट्यूब का ही स्ट्रक्चर होगा, ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, मतलब कि ट्यूब की शेप में ही सेल्स होते हैं जिनकी अच्छी खासी मतलब वॉल्स होती हैं। ठीक है, ट्यूब्यूलर मतलब छिद्रित दीवारें होती हैं, छिदी हुई परफोरेटेड वॉल्स होती हैं।
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, कि जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मदद से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो जो लीव्स खाना बनाती हैं तो वहां से खाने को जो प्लांट है उसके हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। जाइलम का काम क्या था कि जो फूड है या मिनरल्स हैं, सॉरी वाटर और मिनरल्स हैं, उनको प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम जाइलम का था। और फ्लोएम का काम क्या है, खाना पहुंचाने का काम है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। अब ये जो 5 सेल हमने बात की है फ्लोएम के अंदर, इसमें से सिर्फ एक फ्लोएम फाइबर है जो कि जिसके सेल्स डेड होते हैं। बाकी जितने भी हैं सीव सेल्स है, सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इन सभी के जो सेल्स होते हैं वो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, तो मेनली सिर्फ क्या चीज याद रखनी है जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम का काम क्या होता है, फूड और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के सब पार्ट्स पे, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के हर एक पार्ट पे। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। उसके बाद आता है एनिमल टिश्यूज, पशु ऊतक। ठीक है, हमने प्लांट टिश्यूज की बात कर ली। प्लांट टिश्यूज में क्या था, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो टिश्यू प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे वो होता है वहां से ये टिश्यू क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डिवाइड होती है तो प्लांट ग्रो होना शुरू कर देता है। तो अब जब डिवाइड हो रहा है तो नए सेल बन रहे हैं, नए सेल जैसे जैसे ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाती है, अलग होके वो एक नया टिश्यू फॉर्म करता है। जो वो नया टिश्यू फॉर्म करता है वो हमारा क्या हो जाता है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फिर परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल कौन से होते हैं, जिनमें की जो सेल्स हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जिन टिश्यूज में जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। हालांकि वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज। व्हेन वी ब्रीथ we can actually feel the movement of our chest. How do these body parts move? For this, we have specialized cells called muscle cells. The contraction and relaxation of these cells result in movement. सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम सांस लेते हैं, अगर हम अपनी चेस्ट पे अगर हैंड भी रखेंगे, हैंड रख के अपना हाथ रखो और फील करो कि आप सांस ले रहे हैं, तो आप वो मूवमेंट फील कर पाएंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, वो मूवमेंट फील हो रही है। वो मूवमेंट क्यों फील होती है हमारी बॉडी पे, हमें ये मूवमेंट कैसे फील हो पा रही है, क्योंकि ये मूवमेंट क्यों फील हो रही है, मसल सेल्स की वजह से। क्योंकि जो मसल्स है, अब मसल सेल्स की वजह से कैसे, कि जो मसल्स हैं वो उसके जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करने में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं। मतलब एक बार सिकुड़ते हैं वो और फिर एक्सपैंड होते हैं, सिकुड़ते हैं, एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। तो उसकी वजह से ये जो मैंने कहा ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये अप डाउन क्यों होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम अंदर को, डाउन होता है थोड़ा, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो एक्सपैंड होते हैं, तो ऊपर की साइड अप होता है। तो इस वजह से हम ये मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो। अब अगर हम बात करें तो हम ये चीज़ जानते हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मतलब कि हम इनटेक किसका कर रहे हैं, ऑक्सीजन का, और हम आउटटेक किसका हो रहा है, एक्सहेल, बाहर कौन सी सांस छोड़ रहे हैं, सांस से बाहर क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, ठीक है, इनटेक की है, वो कहाँ जाती है ऑक्सीजन एक्चुअल में, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। अब ये क्या होती है, इसको सबसे पहले लंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को। जैसे ही हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन को लंग्स जो है हमारे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके फिर वो इसको ब्लड में मिक्स करके जैसे ही लंग्स में एब्जॉर्ब होती है तो फिर ये ब्लड में मिक्स होके हमारे सारे पूरी की पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? अब क्या क्वेश्चन आ रहा है कि सेल्स जो हैं, कोशिकाएं हैं, उनको ऑक्सीजन की क्या जरूरत पड़ती है? द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या थे? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया था? पावर सेल्स। तो अब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब ये किस तरीके से क्लू है? ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। अब ब्लड का काम क्या होता है? वो फ्लो करती है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड का बेसिकली काम क्या होता है? वो जैसे जैसे फ्लो करता है वो काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कैरी करता है। सिमिलरली वो क्या करता है? ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेता है? लंग्स जैसे ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है वो ऑक्सीजन को लंग्स से ब्लड लेके और बाकी के सारी पार्ट्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। जैसे कि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, सभी सेल्स तक पहुंचाता है, और इसी तरीके से खाना लेता है, खाना भी सभी सेल्स तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। अब ये ब्लड ही है जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट होता है वो वेस्ट हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके कैरी करके उनको कहाँ पे ले जाके छोड़ देता है? लीवर और किडनी के पास, ताकि वो इसको डिस्पोज ऑफ कर दे। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये दोनों ही टिश्यूज के ही एग्जाम्पल्स हैं, ब्लड टिश्यूज और मसल टिश्यूज। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शंस on the basis of the functions they perform we can think of different types of animal tissues। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग तरीके के, हम उसके बेसिस पे एनिमल टिश्यूज के टाइप्स बता सकते हैं अलग अलग। क्या होंगे? जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हम ब्लड की और मसल्स की बात कर रहे हैं तो ब्लड कौन सा है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये सभी को कनेक्ट करता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये सब्सटेंस को पहुंचाता है, ये कनेक्ट करता है। ठीक है, वो कैसे पहुंचा रहा है? कनेक्ट कैसे कर रहा है? कि भाई उसको पता है ना इस चीज का कि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे वेस्ट कलेक्ट करके और लीवर और किडनी तक पहुंचाना है। ठीक है, क्यों? उसको ये चीज पता है, तभी तो वो ये कर रहा है। उसको वो कनेक्शन पता है कि मुझे कहाँ से कौन सा सब्सटेंस उठा के किसके पास छोड़ना है। राइट, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। और मसल जो है वो कौन सा बनाती है? नाम से पता चल रहा है मस्कुलर टिश्यू फॉर्म करती है। राइट, तो अब हम इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इन चार टिश्यूज को जो हमने बात की है। सबसे पहले हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, अब क्या होती है, जैसे कि हम एक सेल में भी हम आउटर कवरिंग की बात कर रहे थे जो उसको गार्ड करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही सेल के अंदर ना चली जाए, सेल से बाहर कोई भी चीज़ ना चली जाए, उसको नोटिस से उसको एक ध्यान रखने का काम करती है। ठीक है, और जैसे मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब यहीं पे एनिमल्स में क्या होती है कि कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं या फिर कवरिंग होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है काफ़ी सारी चीज़ों से, सब्सटेंसेस से। उसको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। अब जो हमारी बॉडी में या एक एनिमल की बॉडी में जो ज़्यादातर ऑर्गन्स होते हैं या कैविटीज़ होती हैं वो एपिथेलियम से ही कवर अप होती है, मतलब जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उससे कवर्ड होती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट।
ठीक है। जैसे हमने सेल में क्या पढ़ा था कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ताकि जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम डिस्टिंग्विश कर सके, वो अलग अलग रहे, मिक्सअप ना हो। तो उसके लिए अब जो और अलग अलग ऑर्गन्स हैं या फिर जो कैविटीज है वो मिक्सअप ना हो, अलग अलग रहें, डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो सेपरेट रहें, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, उनको सेपरेट करती है। एपिथेलियल की जो कवरिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग, ये उन सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग रखती है, सेपरेट रखती है, ठीक है, मिक्सअप नहीं होने देती उनको। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, lung alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue, ठीक है। now epithelial tissue cells are tightly pegged and form a continuous sheet। अभी जो epithelial tissue होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का क्या मतलब है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हमें देखने को मिलते हैं उन सेल्स में स्पेस नहीं होता, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मतलब कि सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और क्योंकि वो चिपके हुए होते हैं तो वो किसकी तरीके से लगते हैं, एक बिल्कुल शीट की तरह से वो फॉर्म हो जाते हैं। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces। कि उनके बीच में जो सेल्स है ना उनके बीच में एक बहुत जरा सा, बहुत ही छोटा सा या बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्यों होता है, क्यों उनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है, कोई भी स्पेस उनके बीच में देखने को नहीं मिलता, वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। अब क्योंकि काफ़ी सारे बॉडी ऑर्गन्स में, कैविटीज़ में हमें देखने को मिल रहा है एपिथेलियल टिश्यू, तो अब कुछ भी चीज़ जब बॉडी में एंटर करेगी या बाहर जाएगी तो उसको एपिथेलियम की एटलीस्ट कम से कम एक लेयर से तो होते हुए निकलना ही पड़ेगा। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body। तो इसीलिए क्या है कि सेल्स की परमिएबिलिटी की क्या उसके अंदर जाएगा, सेल में सेल्स के अंदर क्या चीज़ जाएगी और कैसे बाहर जाएगा, मतलब वो एक बाउंड्री डिमार्केट कर देते हैं कि उस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ जाएगी। तो एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं वो इस एक्सचेंज में कि बॉडी में क्या चीज़ एंटर करेगी, मतलब बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही चीज़ है, बिल्कुल सेम, सिर्फ नाम अलग है। एनिमल टिश्यूज के हैं, मतलब एनिमल टिश्यू है ये एपिथेलियल टिश्यू, उसके सेल्स मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू एक तरीके से वही काम कर रही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन काम करती है, ठीक है। वो क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, हमने क्या पढ़ा था कि सेल और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक बाउंड्री की तरह होती है, वो डिमार्केट करती है कि क्या चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाएगी और क्या चीज़ सेल से बाहर जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सिमिलरली यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू काम करती है कि क्या चीज़ बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करेगी और क्या चीज़ अंदर से बॉडी के अंदर से बाहर जाएगी। Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। अब वो किसी भी टाइप का हो, मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू किसी भी तरीके का हो, सारे के सारी जो एपिथेलियम होती हैं, एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, वो एक टिश्यू से सेपरेटेड होते हैं, अंडरलाइंग टिश्यू से। कौन सा है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि उसके भी हमें क्या देखने को मिलती है, एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिससे कि ये सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। मतलब कि जो अलग अलग एपिथेलिया टिश्यूज होते हैं, एपिथेलिया होती है, वो अलग, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि उनके फंक्शंस की वजह से होता है वो। For example, in lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substances occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium।
मतलब कि कुछ जैसे लंग एल्वियोलाई है या सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स हैं, उनका काम क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो जब उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो उसमें जो एपिथेलियम का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल फ्लैट होता है। जैसे हम शीट की बात करें ना कि शीट की तरह होता है, एक बिल्कुल फ्लैट ही होता है। इसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड दी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमा मतलब कि स्केल ऑफ स्किन, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये काफी ज्यादा पतले कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। ये काफी ज्यादा पतले होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं और काफी कम मतलब कहते हैं ना कि वीक, मतलब बहुत सेंसिटिव लाइनिंग होती है उसकी। The esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium। हमें ईसोफेगस देखने को मिलता है, ठीक है, और हमें क्या देखने को मिलता है, जो माउथ की लाइनिंग है वो भी किससे कवर्ड होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम से। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स दी बॉडी, जो हमारी स्किन है, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। अब जैसे जो हमारी स्किन है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जो हमारी स्किन है जिसको हम टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सिर्फ एक वही लेयर है। उसके नीचे भी हमें काफ़ी सारी लेयर्स देखने को मिलती है, स्किन की ही लेयर्स होती हैं अलग अलग। क्यों, ताकि वो हमें वियर एंड टियर या हमारे ऑर्गन्स को वियर एंड टियर से बचा सकें। Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium। अब क्योंकि ये जो स्किन है इसकी हमें काफ़ी सारी लेयर्स देखने को मिल रही हैं, तो ये काफ़ी सारी लेयर्स होने की वजह से इसको क्या हम बोल देते हैं, सिंपल स्क्वेमस नहीं होती है। सिंपल स्क्वेमस तो कौन सी होती है, जो एक पतली सी एक ही लेयर है, मतलब एक ही अ, हमें देखने को मिलती है लाइनिंग। स्ट्रेट और कौन सी होती है जिसमें कि एक तो सिंपल है ये, दूसरी होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब कि स्ट्रैटास बने हुए, स्ट्रैटास का क्या मतलब होता है, लेयर्स, कि अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं। तो जिसमें अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो रखी हैं बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। अब जहाँ पे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होती है, तो मतलब कि हम कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषण या स्त्राव, तो वहाँ पे क्या होती है, जो इंटेस्टाइन की अंदरूनी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, वहाँ पे लंबे टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे लंबे सेल्स होते हैं। दिस कॉलमनर मीनिंग पिलर लाइक, मतलब कि वो लंबे, जैसे कि एक हमें खंबा देखने को मिलता है ना, पिलर देखने को मिलता है, इस तरीके से पिलर की तरह ही हमें वो सेल्स लंबे लंबे देखने को मिलते हैं। तो दिस कॉलमनर एपिथेलियल फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। अब ये जो इस तरीके के सेल्स बन जाते हैं, ये लंबे लंबे होते हैं पिलर की तरह, ये किस लिए होते हैं, ये उस एपिथेलियम की मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं कि मतलब वो एक बैरियर ना बन पाए। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें हम सांस वगैरह लेते हैं, उसमें क्या होती है कि ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर कौन सा, जिसमें लंबे लंबे सेल्स होते हैं पिलर की तरह, उसमें रेस्पिरेटरी वाले में एक सीलिया भी होता है। सीलिया क्या होती है, इसके कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब कि इसका जो एपिथेलियल सेल्स का जो आउटर सरफेस है जो हमें भारी देखने को मिलता है, उस पर कुछ बाल जैसे बाल होते हैं ना, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर होता है, बाली बाली बाल बाल जैसा हमें देखने को मिलता है। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it। अब ये जो सीलिया है ये मूव कर सकता है, और इसकी जो ये मूवमेंट है ये क्या करता है, ये जो म्यूकस होता है, ठीक है, जैसे हमारी नोज में है, तो म्यूकस क्या होता है, जो भी ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हम जब इनहेल करते हैं, जैसे हमारी नोज है तो नोज में कुछ हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये हेयर क्या होती हैं, ये एक तरीके से वही सीलिया है, ये जो हेयर्स हमें अपनी नोज में देखने को मिलते हैं, ये जो हेयर हैं इससे हम अब हम नाक से सांस लेते हैं, तो सांस लेते टाइम जो हवा में जितने भी हमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उनको भी जब हम सांस लेते टाइम वो भी हमारी नोज के, क्योंकि हम नाक से सांस ले रहे हैं,
तो वो भी हम इनहेल करते हैं। तो क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो ये बाल होते हैं ना हमारी नोज में हेयर्स होते हैं, उनमें ट्रैप हो जाता है, वो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, और वही क्या होता है म्यूकस, तो वो म्यूकस की फॉर्म में क्या कर देते हैं, उसको पुश करते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट में क्या करते हैं, उनको पुश करते हैं म्यूकस को, ताकि वो उसको क्लियर कर सके। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह से सांस लेने का क्या मतलब होता है कि हम जो भी डस्ट पार्टिकल्स जो भी एनवायरनमेंट में एयर में प्रेजेंट है, हम उनको भी इनहेल कर रहे हैं, तो उनको इनहेल करने में वो हमारी बॉडी में ही जाएंगे, क्योंकि नोज से इनहेल करने में क्या होता है कि जो ये हेयर्स होते हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स, राइट। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये जो एपिथेलियम है इसको क्या कहा जा रहा है, अब इसमें सीलिया है तो क्या हो गया सीलिएटेड। और कौन से इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, सेल वो कॉलमनर होता है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं पिलर की तरह। ठीक है, कॉलमनर स्ट्रक्चर होता है, तो कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, उसके बाद दूसरे टाइप के जो एपिथेलियम होते हैं वो कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल नाम से पता चल रहा है जो क्यूब की तरह होते हैं, मतलब जो उसके सेल्स होते हैं वो क्यूब की शेप में होते हैं। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वेर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके डक्ट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उनको। एपिथेलियल सेल्स ऑफर एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। ठीक है, इनकी कुछ एक और स्पेशलाइजेशन भी कई में होती है जो कि ग्लैंड सेल्स की होती है। इसमें क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सिक्रीट कर लेते हैं उसके एपिथेलियल के सरफेस पे। ठीक है, वो उनको सिक्रीट कर लेते हैं सब्सटेंसेस को। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ने में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है एक, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन रहा है तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम इसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है, हमने मेनली क्या चीज पढ़ी है, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एक आउटर कवरिंग है जो कि इस चीज को प्रोटेक्ट करती है। काफी सारे हमारे ऑर्गन्स या कैविटीज पे हमें ये कवरिंग देखने को मिलती है। इस चीज का ध्यान रखती है ये कि क्या चीज बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करेगी और क्या चीज बॉडी के अंदर से बाहर तक जाएगी। ठीक है, और इसके हमें कुछ टाइप्स देखे हैं, हमने टाइप्स देखने को मिली है क्या, एक तो सिंपल स्क्वेमस जो कि एक शीट की तरह में मतलब एक फ्लैट होती है और पतली सी होती है। ठीक है, वो तो है सिंपल स्क्वेमस। एक होते हैं स्ट्रैटिफाइड जिसमें हमें काफी सारी लेयर्स देखने को मिलते हैं, वो होते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। ठीक, उसके बाद हमें कौन सी देखने को मिल रही है, कॉलमनर। कॉलमनर कौन सी होती है, जो कि पिलर की तरह होती है एक। ठीक है, मतलब एक खंबे की तरह पिलर के जैसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, और इन्हीं कॉलमनर एपिथेलियम जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें सीलिया भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि हेयर की तरह होता है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, उसका नाम क्या होता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। उसके अलावा होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि क्यूब की शेप में होते हैं, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा एक ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होता है, जो एपिथेलियम टिश्यूज मुड़ जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। सो आज के लेक्चर को गाइज यहीं पे एंड अप करते हैं। इतना पढ़ लीजिएगा, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिएगा, जितना आज तक हमने किया है एपिथेलियल टिश्यूज तक। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।